आज हम फिलॉसफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच, जिसको हम सब जानते हैं, लॉजिक। तो लॉजिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। लॉजिक जीवन में कहां आता है? हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई तर्कपूर्ण बात करता है तो हम आमतौर पे उसको कहा जाता है कि ये लॉजिकल बात है। और जिस भी बात को हम जोर देके कहना चाहते हैं कि मेरी बात बहुत सही है, तो हम वहां पे हमारा जो जोर रहता है वो इस बात पे कि मेरी बात लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है। सो लॉजिक, जिसको हमारे इंडियन सिस्टम में तर्क अनुवीक्षकी कई सारे नामों से जाना जाता है, और वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर लॉजिक जो है वो एक्सियोलॉजी, जो वैल्यू स्टडी की ब्रांच है हमारी, उसका पार्ट है। हमारे यहाँ ये तर्क विद्या या तर्कशास्त्र, न्याय, जनरली न्याय का लॉजिक या बुद्धिस्ट लॉजिक या जैन लॉजिक, इस रूप में हमारे बहुत सारे इसके वर्जन प्रचलित हैं। खैर, हम जिसकी आज बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली वेस्टर्न लॉजिक है। और वेस्टर्न लॉजिक में हम पर्टिकुलरली क्लासिकल लॉजिक की बात आज करेंगे। तो क्लासिकल लॉजिक को कैसे हम डिफाइन करते हैं, किसको क्लासिकल लॉजिक कहते हैं? लॉजिक के जन्मदाता अरस्तु, अरिस्टोटल, जिनको हम सब अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, अराउंड 384 से लेके 320-22 बीसी तक जो है वो फ्लरिश किए, और बादशाह सिकंदर महान के गुरु के तौर पे जाने जाते हैं। प्लेटो के चेले थे। तो अरिस्टोटल ने लॉजिक के ऊपर काफी लंबा काम किया है। ऑर्गेनॉन नाम की उनकी एक बड़ी ट्रिटाइज जो है वो कुल मिला के आज भी दुनिया जहान के हजारों सालों से लॉजिशियंस के लिए आज भी वो रास्ता दिखाने वाली चीज है। नो डाउट अब हम मॉडर्न लॉजिक में, सिंबॉलिक लॉजिक में बहुत कुछ और डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अरिस्टोटल ने जिन बेसिक चीजों को स्थापित किया वो आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। मसलन लॉजिक का पर्पस क्या है, हम लॉजिक के मामले में क्या स्टडी करते हैं? तो लॉजिक का प्राइमरी पर्पस जो है वो सही और गलत, वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करना है। द मेन स्टडी जो लॉजिक की, और इस पे मॉडर्न लॉजिक और जो बहुत सारी और लॉजिक की ब्रांचेस हैं वो सारी इस बात के लिए सहमत हैं कि लॉजिक का प्राइमरी पर्पस वो सही और गलत या वैलिड और इनवैलिड, उसको हम देखेंगे आज कि वैलिड और इनवैलिड क्या होते हैं, वैलिडिटी इनवैलिडिटी की डेफिनेशंस क्या है, वो बात करेंगे आज। तो वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स, उनको डिफरेंशिएट करना, ये लॉजिक का प्रमुख मकसद है। यही लॉजिक का मेन सेंट्रल विषय है, सब्जेक्ट मैटर है। तो आज कुछ शुरू करते हैं बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी से, जिससे हम अच्छे से वाकिफ रहें सारे। सो सबसे प्राइमरी जो टर्मिनोलॉजी या कह लो एलिमेंट है लॉजिक का, वो प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन, अगर हम इसको समझें कि क्या होती है प्रोपोजिशन, तो कुछ लोग प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि इनमें बहुत फर्क है। हमें ये फर्क जो है समझ लेना चाहिए एज स्टूडेंट ऑफ लॉजिक कि प्रोपोजिशन में और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है। देखिए, स्टेटमेंट कोई भी वो किसी भाषा से बंधी हुई होती है, स्टेटमेंट के अंदर कोई भाषा इन्वॉल्व होती है, और स्टेटमेंट के अंदर जो बात एसर्ट की जा रही है वो प्रोपोजिशन होती है। तो स्टेटमेंट वो इंग्लिश लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज की, पंजाबी लैंग्वेज की या किसी भी लैंग्वेज की वो बात है जो पूरी कही जा रही है, और उस बात, उस पूरी लाइन के अंदर जो बात एक्चुअली एसर्ट की जा रही है, जिसको कहा जा रहा है, जो मीनिंग जनरेट किया जा रहा है, वो बेसिकली प्रोपोजिशन है। तो इस लिहाज से कहें तो प्रोपोजिशन जो है वो भाषा से बंधी हुई नहीं होती। हम अलग अलग भाषा में भी कोई बात कहें तो वो एक ही बात हो सकती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि बाहर बारिश हो रही है, तो बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, ये बात हिंदी में लिखी गई।
इसी बात को इंग्लिश में भी कहा जा सकता है कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, और फॉर दैट मैटर इसको किसी भी भाषा में कहा जा सकता है। अब हर भाषा में जब इसको कहा जाएगा तो स्टेटमेंट डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट ऑल टुगेदर स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से बाहर बारिश हो रही है इज अ डिफरेंट थिंग, और इट इज रेनिंग आउटसाइड is outrightly a different statement. They are two statements of different languages. They give out different sounds. But जो fact कि it is raining outside, ये जो fact है, इस fact को जो assert किया जा रहा है वो इन दोनों में सेम है। अगर बाहर बारिश हो रही है और it is raining outside ये किसी को भी बताया जाता है तो उसके लिए प्रैक्टिकल मीनिंग उसका सेम है कि छाता लेके निकलना है, यू हैव टू टेक योर अम्ब्रेला अलोंग। तो ये जो बात है कि दो अलग अलग भाषाओं में होते हुए भी इनके द्वारा एक ही तथ्य, एक ही फैक्ट एजर्ट किया जा रहा है, प्योर स्टेटमेंट ऑफ दैट फैक्ट इज प्रोपोजिशन, वो प्रोपोजिशन है। यानी ये जो दोनों बातें अलग अलग होते हुए भी एक ही मीनिंग जनरेट कर रही हैं, तो उस मीनिंग का कैरियर वो प्रोपोजिशन है, और प्रोपोजिशन का कैरियर स्टेटमेंट है। उस मीनिंग को कैरी करके व्हीकल बन के आप तक पहुंचा रहा है, एक व्यक्ति से के मुंह से निकला और दूसरे व्यक्ति के दिमाग में गया। ये जो काम है ये भाषा ने या स्टेटमेंट ने किया है। सो स्टेटमेंट अलग चीज है, प्रोपोजिशन अलग चीज है। हालांकि आपको इनको इंटरचेंजेबली यूज करते मिलेंगे, लेकिन जब भी लॉजिक में कोई स्टेटमेंट की बात करता है तो उसका तात्पर्य, उसका मीनिंग, उसका असली मकसद वो प्रोपोजिशन से ही होता है। स्टेटमेंट जैसा कि हम इंग्लिश में, हिंदी में जानते हैं, उनसे लॉजिक में कोई लेन देन नहीं है। वी आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन जो है वो हमारा सेंट्रल जो कह लो रूट है, जहां से हम शुरू करेंगे चीजों को। सो दुनिया को जब हम समझेंगे तो दुनिया को हम बहुत सारी प्रोपोजिशन से एजर्ट करेंगे। तो प्रोपोजिशन के अंदर क्या होता है उस पर जरा सी बाद में बात करते हैं। उससे पहले मैं एक और जो आपका टेक्निकल टर्म है उसकी बात कर लूं। तो प्रोपोजिशंस जो हैं वो प्राइमरी एक कह लो हमारी प्राइमरी एक ऑब्जेक्ट है, और कई सारी प्रोपोजिशंस मिलके एक आर्ग्यूमेंट बना सकती है। तो जब ये प्रोपोजिशन वन, प्रोपोजिशन टू और कोई कंक्लूडिंग प्रोपोजिशन, अगर ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर हमारे को मिल जाए जिसमें प्रोपोजिशन वन हो, प्रोपोजिशन टू हो और एक कंक्लूडिंग प्रोपोजिशन हो जिसको इन दोनों ने मिलके साबित किया हो, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्विंग मोर देन वन प्रोपोजिशंस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर प्रीमाइसेस होते हैं और कंक्लूजन होता है। सो आर्ग्यूमेंट हैज प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स। प्रीमाइसेस मिलके कंक्लूजन की सत्यता को, ट्रुथ को एजर्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज द अनदर आपको एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है लॉजिक के अंदर प्रोपोजिशन के बाद, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। सो अब ये प्रोपोजिशंस ने मिलके हमारे लिए बना दिया है आर्ग्यूमेंट। राइट? सो आर्ग्यूमेंट को हमें समझ के रखना है कि प्रोपोजिशंस क्या होती है। प्रोपोजिशन बेसिक फैक्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स होती हैं, और फैक्ट्स मिलके या कह लो प्रोपोजिशंस मिलके, तीन प्रोपोजिशंस अगर जैसे कि इसमें है कि प्रोपोजिशन वन टू ये दोनों प्रीमाइसेस हैं और एक कंक्लूडिंग है, वो भी प्रोपोजिशन है, लेकिन वो तीनों मिला के एक आर्ग्यूमेंट बनता है। प्रोपोजिशन जैसे अभी हमने बात की, उसकी एक खासियत क्या होगी और आर्ग्यूमेंट की खासियतें क्या होगी। प्रोपोजिशन की खासियत होगी ट्रुथ या फॉल्सिटी। तो कोई भी प्रोपोजिशन, क्योंकि वो फैक्ट है, फैक्ट बता रही है,
तो फैक्ट बताने वाली चीज क्या हो सकती है, या तो ट्रू फैक्ट हो सकता है कोई, और या फॉल्स फैक्ट हो सकता है। सो प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन ये या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सो प्रोपोजिशन जो है इसका लेन देन ट्रुथ और फॉल्सिटी से है, राइट। सो प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। इसी तरह आर्ग्यूमेंट्स जो हैं दे कैन बी वैलिड और इनवैलिड। हमारे पास या तो आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हो सकते हैं या वो इनवैलिड हो सकते हैं। प्रोपोजिशन ट्रू और फॉल्स होती है, आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड होती है। तो प्रोपोजिशन का वैलिडिटी इनवैलिडिटी से कोई लेन देन नहीं है अपने आप में। कोई ऐसी प्रोपोजिशन नहीं होती कि ये प्रोपोजिशन तो इनवैलिड है, ये तो कहीं ही नहीं जा सकती, ऐसा नहीं होता है। प्रोपोजिशन जब भी किसी कोई फैक्ट एजर्ट करेंगे हम, तो फैक्ट तो दुनिया का कोई भी एजर्ट किया जा सकता है। हाँ, वो ट्रू फैक्ट है या फॉल्स फैक्ट है यही केवल आप निर्णय कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट दूसरी तरफ, इनमें ट्रुथ और फॉल्सिटी का कोई लेन देन नहीं होता। आर्ग्यूमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं होते। आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होते हैं या फिर इनवैलिड होते हैं। सो आर्ग्यूमेंट्स आर आइदर वैलिड और इनवैलिड, प्रोपोजिशंस आर ट्रू और फॉल्स। तो ये बेसिक हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है ये आपने सबने ध्यान में रखना है। तो अब आगे हम चलेंगे कि ये जो प्रोपोजिशंस हैं, अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर और ध्यान देंगे, फिर हम आर्ग्यूमेंट्स पे और ध्यान देंगे। सो अब हम लॉजिक में जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे को ये सवाल आएगा हमारे सामने कि ये प्रोपोजिशन जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकती है, ये प्रोपोजिशन इसका स्वरूप क्या है, हाउ इट इज मेड अप ऑफ, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, कंपोज्ड ऑफ। तो प्रोपोजिशंस ऐसी होती हैं कि ऑल men are mortals। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी पॉपुलर हिस्टोरिक प्रोपोजिशन है, ऑल मेन आर मॉर्टल्स। ऑल मेन आर मॉर्टल्स, ये प्रोपोजिशन कर क्या रही है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। पहली बात, जैसा हमने कहा था कि प्रोपोजिशन या ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, तो ये बात जो है ऑल मेन आर मॉर्टल्स, ये बात ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। या तो मेन मॉर्टल्स होते हैं या मेन मॉर्टल्स नहीं होते, और कोई संभावना इसमें नहीं है। तो ऑल मेन आर मॉर्टल्स हम उल्टा भी लिख सकते थे, ऑल मेन आर इमॉर्टल्स। अब आप कह सकते हैं कि मेन तो इमॉर्टल नहीं होते, तो सही बात है, नहीं होते तो फॉल्स हो जाएगी। सो इससे आप समझ गए ना, फैक्ट जो है वो चाहे हम ट्रू फैक्ट बोले चाहे फॉल्स फैक्ट बोले, वो प्रोपोजिशन के जरिए जाएगा, और प्रोपोजिशन अगर वो फैक्ट है तो वो ट्रू हो जाएगी, नहीं है तो फॉल्स हो जाएगी। तो प्रोपोजिशन का ये फॉर्मेट रहता है। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान से हम देखें, ये कर क्या रहा है। आप इसको अगर हम लॉजिक की भाषा में बोलें तो असल में ये प्रोपोजिशन क्या एजर्ट कर रही है, ये कह रही है कि एक मेन नाम की कैटेगरी है, मेन नाम की एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, सारे मेन, ऑल मेन, दे कैन बी द मेंबर्स ऑफ दिस कैटेगरी मेन। सो इसका मतलब ये मेन जो है ये कोई अपने आप में शब्द नहीं है, केवल ये एक कैटेगरी है, क्लास है। इट्स अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स या क्लास ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। तो मेन नाम की एक क्लास या कैटेगरी है जिसके बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हो सकते हैं। दे आर मॉर्टल्स। तो मॉर्टल होना भी एक क्लास ही तो है, इट इज स्टिल अ कैटेगरी। एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसा सेट जिसके मेंबर वो हर चीज हो सकती है जो मॉर्टल है। तो हम कह सकते हैं डॉग्स पैदा होते हैं, मर जाते हैं, दे आर मेंबर ऑफ दिस सेट। हम बोले कोई भी और जानवर, वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, तो वो भी इस सेट के मेंबर हो गए। ऐसे ही हम पेड़ पौधों की बात करें, वो भी पैदा होते हैं, अपनी लाइफ पूरी करते हैं और मर जाते हैं, तो वो भी इस सेट के मेंबर हो जाएंगे। सो जब हम बात कर रहे हैं कि एक कैटेगरी है मॉर्टल्स की, तो वो मॉर्टल्स की कैटेगरी में हर वो चीज दुनिया की, व्यक्ति, चीज, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी,
जीव, निर्जीव, हर तरह की चीज जो कभी भी खत्म होनी है वो उस कैटेगरी की मेंबर हो सकती है, मॉर्टल्स नाम की कैटेगरी में आती है। तो ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से कह क्या रही है, ये सिर्फ इतना कह रही है कि मेन नाम की कैटेगरी में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब मॉर्टल नाम की कैटेगरी में भी आती हैं। सो ये जिस प्रोपोजिशन की हम अभी बात करके हटे हैं, ये प्रोपोजिशन कुछ नहीं है, एक एजर्शन है कि एक ये कैटेगरी है जो कि इस दूसरी कैटेगरी में शामिल है। दैट इज द असर्शन। तो ये असर्शन या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो प्रोपोजिशन जिसको हम कह रहे थे, जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि ये स्टेटमेंट से अलग कोई चीज होती है, तो वो अलग होना यही छुपा हुआ है कि ये बेसिकली कैटेगरीज के रिलेशन को एजर्ट करती हुई एक जो बेसिक यूनिट है। दिस इज अ बेसिक यूनिट दैट एजर्ट्स द रिलेशन ऑफ इंक्लूजन, पार्शियल और फुल, ऑफ वन कैटेगरी इनटू द अदर। तो अगर मैं ये लिखूं, मैं एक मिनट के लिए प्रोपोजिशन हटा रहा हूं, मेरे पास छोटा बोर्ड है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, some students are intelligent, ये भी प्रोपोजिशन है, ट्रू और फॉल्स हो सकती है। या तो ये बात सही हो सकती है कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, या फिर ये बात गलत हो सकती है कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये अगर कोई प्रपोजिशन है, तो इस प्रपोजिशन को मैं ऐसे फॉर्मेट में अगर लिखूं तो क्या कह रही है ये स्टेटमेंट, यहां मैं छोटा सा लिख देता हूं। हम ये कह रही है कि सम मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास या कैटेगरी, क्लास वो दूसरी वाली कक्षा वाली क्लास ना समझ लेना, द क्लास या कैटेगरी, द क्लास कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स also belong to the class of, अब ये मिटाना ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो ऑल्सो बिलोंग टू द क्लास ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग। तो क्लास ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग होगी जिसमें हर वो दुनिया की शय, हर वो दुनिया की चीज जो इंटेलिजेंट है वो इस सेट की मेंबर है। तो ये स्टेटमेंट जो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, वो ये कह रही है कि स्टूडेंट्स नाम की एक कैटेगरी है जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से कुछ मेंबर ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट बीइंग्स नाम की कैटेगरी में भी आते हैं। यही तो कह रही है ये प्रोपोजिशन कि देयर आर सम मेंबर्स ऑफ दिस कैटेगरी which are also the members of another category called as intelligent being। तो अगेन ये प्रोपोजिशन वही काम कर रही है जो हम डेफिनेशन बनाना चाह रहे हैं प्रोपोजिशंस की। जो पिछली प्रोपोजिशन थी ऑल मेन आर मॉर्टल्स, उस प्रोपोजिशन में आप ऑल द मेन को इंक्लूड कर रहे थे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी ऑफ मेन वर द मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी ऑफ मॉर्टल्स। इसमें हम कह रहे हैं सम मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, नॉट ऑल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ कैटेगरी कॉल्ड एज इंटेलिजेंट। इन दोनों में क्या फर्क हुआ? पहली स्टेटमेंट कंप्लीट इंक्लूजन की बात कर रही है कि ऑल द मेंबर्स, पूरी की पूरी कैटेगरी ऑफ मेन इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मॉर्टल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये कह रही है ऑल द सम ऑफ द मेंबर्स, यानी कि सारे नहीं, कुछ एक मेंबर्स, दे बिलोंग टू द अदर कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग्स ऑल्सो।
तो फुल इंक्लूजन और पार्शियल इंक्लूजन, यही हो सकता है। तो इसका मतलब कोई भी प्रोपोजिशन की यहां से हम बना सकते हैं डेफिनेशन कि प्रोपोजिशंस जो हैं वो क्या करती हैं, वो एजर्ट करती हैं कंप्लीट और पार्शियल इंक्लूजन ऑफ वन कैटेगरी इन द अदर कैटेगरी। यही कर रही है प्रोपोजिशन। एवरी प्रोपोजिशन इज डूइंग दिस। दे एजर्ट दैट कैटेगरी ए इज पार्शियली और फुल्ली इंक्लूडेड इन द कैटेगरी बी। यही फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अरिस्टोटल ने जो पहचाना, जो उन्होंने समझा कि कैसे ऑपरेट करती है ये प्रोपोजिशन नाम की शय, वो ये बेसिक बात उन्होंने समझ ली कि एवरी प्रोपोजिशन इज बेसिकली असर्टिंग दैट एक फला कैटेगरी इज इंक्लूडेड फुल्ली और पार्शियली इन फला दूसरी कैटेगरी। अब ये बात एजर्ट करती है, तो एजर्ट करना उसका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कह तो रही है लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा इसका प्रोपोजिशन ने कहा है सत्य वही है, तो ये ट्रू हो जाएगी। तो इससे हम ये जो प्रोपोजिशन जो हमने अभी तक लिखा था, अब इसका मैं नया नाम लिख देता हूं यहां पे, जिसको हम कहेंगे कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। तो इस प्रोपोजिशन को इस वजह से जो अभी मैंने समझाई, उन वजहों से इन प्रोपोजिशंस को हम कहते हैं कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, राइट। तो ये होती है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, क्योंकि ये कैटेगरीज के बारे में सत्यता एजर्ट करती है। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट द प्रोपोजिशन इज डूइंग। तो इस आधार पे ये प्रोपोजिशन कैसी कैसी हो सकती हैं, तो इससे आ जाएगा टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस। हम टाइप्स पढ़ लेंगे इनकी अभी तुरंत से कि कितने किस्म की हो सकती हैं ये। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोपोजिशंस की जो अभी तक हमने बात की, ऑल, सम, उसकी बात मैं दोबारा से कर देता हूं। तो या तो प्रोपोजिशन हो सकती है जो जिसकी दो तरह की क्वालिटीज प्रोपोजिशन में हो सकती हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं क्वालिटी और क्वांटिटीज की। कोई भी प्रोपोजिशन या तो वो पॉजिटिवली असर्ट कर सकती है या वो डिनाई कर सकती है। दो ही काम कर सकती है प्रोपोजिशन किसी एक कैटेगरी के दूसरे कैटेगरी में होने को। या तो वो कह सकती है कि ये है, और या फिर कह सकती है कि ये नहीं है, कि ऑल मेन आर मॉर्टल्स और ऑल मेन आर नॉट मॉर्टल्स। तो दो ही काम कर सकती है, या ये कह सकती है कि ऐसा है, या ये कह सकती है ऐसा नहीं है। तो यानी कि क्वालिटी वाइज इसको होने को और ना होने को अगर मैं क्वालिटी मान लूं, तो क्वालिटी वाइज देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। टू टाइप्स, कौन सी टू टाइप्स होंगी वो? या तो वो एफर्मेटिव होगी यानी कि पॉजिटिव होंगी, और या फिर वो डिनायल होगा यानी कि नेगेटिव होंगी। तो प्रोपोजिशन क्वालिटी वाइज, अगर इसको मैं क्वालिटी बोलूं, तो क्वालिटी वाइज प्रोपोजिशन दो तरह की हो सकती है, एफर्मेटिव हो सकती है या फिर डिनायल मोड वाली हो सकती है, या कि नेगेटिव हो सकती है। सो एफर्मेटिव और नेगेटिव दो ही तरह की प्रोपोजिशन हो सकती है। ऐसे ही जो क्वांटिटी है, या तो वो किसी कैटेगरी की कंप्लीट इंक्लूजन की बात कर सकती है या फिर पार्शियल इंक्लूजन की बात कर सकती है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या कंप्लीट इंक्लूजन या पार्शियल इंक्लूजन। तीसरी चीज ही नहीं हो सकती। कोई चीज कंप्लीटली दूसरे में शामिल है या फिर कंप्लीटली नहीं है, तो कंप्लीट इंक्लूजन या पार्शियल इंक्लूजन। सो क्वांटिटी वाइज वो या तो कंप्लीट इंक्लूजन या फिर पार्शियल इंक्लूजन। ये क्वांटिटी की बात हो रही है। कंप्लीटली इंक्लूडेड मतलब सारे के सारे मेंबर्स दूसरी कैटेगरी के भी मेंबर हैं, तो ये हो गई कंप्लीट इंक्लूजन।
तो क्वांटिटी वाइज इनको हम कह सकते हैं, जो कंप्लीट इंक्लूजन की बात करें उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। तो क्वांटिटी वाइज वो दो तरह की हो सकती है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। सो क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं, या यूनिवर्सल हो सकती हैं या पर्टिकुलर हो सकती हैं। क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, या एफर्मेटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितनी टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस हो गई, 4 किस्म की प्रोपोजिशंस हमारे पास टोटल आ जाएंगी। प्रोपोजिशन हो गई 4 किस्म की, यानी कि मैं कह सकता हूं अब क्वांटिटी क्वालिटी मिला के बात कर रहा हूं, या तो प्रोपोजिशन होगी यूनिवर्सल एफर्मेटिव, या फिर वो होगी यूनिवर्सल नेगेटिव। यानी या तो वो ये कहेगी ऑल मेन आर मॉर्टल्स, या फिर वो कहेगी नो मेन आर मॉर्टल। दोनों केसेस में यूनिवर्सल है, वो कंप्लीट मेन की बात कर रही है, सारे के सारे मेन की बात कर रही है, चाहे वो कह रही है कि ऑल, चाहे वो कह रही है नन, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं के केस में भी वो सबकी बात कर रही है कि कोई भी नहीं, मैंने हर मेंबर चेक कर लिया, कोई भी नहीं। तो हर मेंबर के बारे में ये बात है। तो या तो वो कहेगी ऑल मेंबर आर, ऑल मेन आर मॉर्टल, या फिर वो कहेगी नो नन ऑफ द मेन आर मॉर्टल्स, तो भी वो यूनिवर्सल ही है। तो जो कह रही है मेन आर मॉर्टल्स, तो वो कह रही है अफर्मेटिव में, और जब वो कह रही है नो मैन इज मॉर्टल, तब वो कह रही है नेगेटिव में। तो दो तरह की हो गई, यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। इसको हम जो ये वाली है, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम यूं कह लो कि ई से डिनोट कर देते हैं। और इसी तरह पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ऑल मैन आर मॉर्टल, नो मैन इज मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर नॉट मॉर्टल। राइट। तो इन तीनों के नाम रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो यही नाम से जाने जाते हैं। जो ए हो, ये पहली टाइप है, इसको ए बोलते हैं। ये जो दूसरी वाली टाइप है, इसको ई बोलते हैं। और ये जो तीसरी टाइप है पर्टिकुलर एफर्मेटिव, इसको आई बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव है, इसको ओ टाइप प्रोपोजिशन हम कहते हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन हो सकते हैं। या तो हर प्रोपोजिशन, कोई भी दुनिया की प्रोपोजिशन ले लो, या तो वो ए टाइप होगी, या ई टाइप होगी, या आई टाइप होगी, या ओ टाइप हो सकती है। फाइन। तो ए ई आई ओ, ऐसा लगता है जैसे वॉवल से ले लिया गया हो, पर ऐसा नहीं है। कुछ नाम है पुरानी, जो उस समय की भाषा के, उनका एक तरीका है कहने का, उसी में से कुछ कुछ ये एब्रीवेशंस जो हैं वो उठा ली गई हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में, इस पे हम सब एग्रीड हैं। तो क्लासिकल ट्रेडिशन है, इसलिए हम ऐसे ही कैरी करते हैं। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस, ए ई आई एंड ओ। तो ए ई आई ओ प्रोपोजिशंस जो होती हैं, अब आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक का स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अरिस्टोटल साहब जो हैं वो कर क्या रहे हैं। वो लैंग्वेज से आर्ग्यूमेंट को आजाद कर देना चाह रहे हैं। वो उनको कहीं ना कहीं सिंबल्स के अंदर लेके आ रहे हैं। उनको लैंग्वेज नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं लैंग्वेज के अंदर एम्बिग्यूटी हो सकती है, लॉजिक में नहीं हो सकती है। तो ए ई आई और ओ, 4 तरह के प्रोपोजिशंस होते हैं। और इन 4 तरह के प्रोपोजिशंस को ध्यान से अगर आप देखोगे, मैंने पहले से ही उनको उनके एक खास फॉर्मेट में लिख दिया है। तो मैं छोटा छोटा यहां पे लिखूंगा, आपने याद रखना। ऑल मेन आर मॉर्टल,
नो मैन इज मॉर्टल, नो मैन आर लिख देते हैं, थोड़ा ग्रामर को सरपास कर देते हैं, नो मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, और सम मैन आर नॉट मॉर्टल। तो ये फॉर्मेट रहेगा इन चारों प्रोपोजिशंस का। अब फॉर्मेट में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में आ जाने के बाद आप मैन की जगह कुछ भी डाल लो, मॉर्टल की जगह कुछ भी डाल लो, इसी तरह यहां सब कुछ बदलता रह सकता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑल एलिफेंट्स आर ब्लैक, नो एलिफेंट इज ब्लैक, सम एलिफेंट्स आर ब्लैक, सम एलिफेंट्स आर नॉट ब्लैक, कुछ मर्जी डालते हो उसमें। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स एंड कैटेगरी ऑफ ब्लैक। तो रिलेशन बिटवीन कैटेगरी ऑफ द सब्जेक्ट, अब मैं टेक्निकल हो रहा हूं, एंड द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट। तो हम दो कैटेगरीज जो हैं उन दोनों की कैटेगरीज के बारे में उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके अंदर कोई भी हो सकते हैं, उनकी कोई भी क्वालिटी हो सकती है, दैट इज बियॉन्ड आर रिक्वायरमेंट, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें केवल और केवल इस सिंटैक्स से मतलब रह गया है, हम चीजों को उसके सिंटैक्स में लेके आ गए हैं। तो दुनिया की कोई भी फैक्ट प्रोपोजिशन में प्लेस होती है, और प्रोपोजिशन चार ही तरह के हो सकते हैं, राइट। आप में से किसी के दिमाग में आ सकता है कि आपने शायद वर्ड टोटोलॉजीज सुन रखा होगा, ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे प्रोपोजिशंस जो हमेशा ट्रू रहती हैं, ऐसा आपने शायद सुना होगा। कोई बात नहीं, ट्रू रह सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। कोई ऐसी प्रोपोजिशन हो सकती है जो हमेशा ट्रू, कोई ऐसी प्रोपोजिशन हो सकती है जो हमेशा फॉल्स ही रहती है, और कोई ऐसी प्रोपोजिशंस भी हो सकती हैं जो कभी ट्रू हो कभी फॉल्स हो। इनको हम कंटिंजेंट बोलते हैं। तो जो प्रोपोजिशंस हमेशा ट्रू रहती हैं उनको टोटोलॉजीज बोला जाता है, और जो प्रोपोजिशंस हमेशा फॉल्स रहती हैं उनको कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है। और जो प्रोपोजिशंस कभी ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं, वो कंटिंजेंट प्रोपोजिशंस कहलाती हैं। तो हम जनरली जब प्रोपोजिशन में कहता हूं तो हम कंटिंजेंट प्रोपोजिशंस की बात कर रहे होते हैं। टोटोलॉजीज की बात हम इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि टोटोलॉजीज की मजबूरी है कि उनको ट्रू ही रहना पड़ता है, और इसी तरह कॉन्ट्राडिक्शंस की भी मजबूरी है कि वो फॉल्स ही होती है। तो हमारा मतलब हम जर्नल फॉर्मेट से डील करना चाहते हैं, यानी ऐसी प्रोपोजिशन वो चाहे ट्रू हो, अगर वो ट्रू हो तो चाहे वो टोटोलॉजी हो या कभी कभी ट्रू होती हो तो ट्रू है। इसी तरह अगर वो फॉल्स है तो चाहे वो कॉन्ट्राडिक्शन है यानी हमेशा फॉल्स रहती हो, तो भी सेम तरीके से बिहेव करेगी जैसा कि अगर वो बाई चांस फॉल्स हुई है तब बिहेव करेगी। सो इन एनी केस हम टोटोलॉजीज और कॉन्ट्राडिक्शंस को भी इसके अंदर ही डील कर लेते हैं। हम इन जनरिकली हम कंटिंजेंट प्रोपोजिशंस की बात कर रहे हैं। तो ये हैं वो कंटिंजेंट प्रोपोजिशंस, ऑल मैन आर मॉर्टल। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ऑल मैन आर मॉर्टल, अगर इसको आप अपनी लैंग्वेज से, बुद्धि से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो हमेशा ट्रू रहने वाली है। ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी ऐसी प्रोपोजिशन यहां डाल सकती हो जो हमेशा ट्रू ना रहती हो, कभी फॉल्स भी हो जाती हो, तब भी हमारा ये जो सिस्टम है इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली, सिस्टम काम करेगा। सो इसलिए अब मैं आगे चलता हूं। हमारा ये जो ए, ई, आई और ओ, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो हमारे ये चार जो टाइप्स ऑफ जो प्रोपोजिशंस हैं, इनमें अब आपको कुछ मैं खास ऐसे रिलेशंस दिखाने जा रहा हूं जो हमेशा ही सख्ती से पालन किए जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बने हुए हैं। वो ये, ध्यान से जरा इसको देखो, ऑल मैन को भूल जाओ, मॉर्टल्स को भूल जाओ, ऑल यानी कि इसको देखो, क्वांटिटी क्या है, ये ऑल क्वांटिटी है, यूनिवर्सल क्वांटिटी है। और यहां देखो सम,
ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ठीक है। और आर मॉर्टल यानी कि ये एफर्मेटिव है क्वालिटी वाइज, और ये नॉट मॉर्टल यानी कि ये नेगेटिव है क्वालिटी वाइज। अगर आप इन दोनों प्रोपोजिशंस को ध्यान से देखें तो ये यूनिवर्सल है, एफर्मेटिव है। यूनिवर्सल का उल्टा पर्टिकुलर, और एफर्मेटिव का उल्टा नेगेटिव। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो दोनों प्रोपोजिशंस हैं, अगर इसमें ये कैटेगरी सेम हो, यहां मेन है मॉर्टल है, यहां भी मेन है मॉर्टल है, अगर कैटेगरी सेम के कंटेक्स्ट में ए और ओ टाइप प्रोपोजिशन कभी भी आ जाए तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर ये ट्रू होगा तो इसको फॉल्स होना ही पड़ेगा, और इसी तरह अगर ये फॉल्स होगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। जरा सोच के इसको चेक करके देख लेते हैं। अभी ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी इंसान मृत प्राय हैं, कभी भी मरनाशील हैं, मर सकते हैं। वो जो पैदा हुआ है इंसान, उसने मरना ही मरना है, ऐसा कह रही है ऑल मैन आर मॉर्टल। और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? कुछ मैन, कुछ व्यक्ति अमर होते हैं। वो कह रही है कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, मतलब सभी व्यक्ति मरणशील हैं। ये स्टेटमेंट कह रही है कि नहीं नहीं, कुछ व्यक्ति तो अमर होते हैं। अगर ये ट्रू है कि सभी मैन मॉर्टल हैं, तो फिर एक भी ऐसा मैन नहीं हो सकता जो मॉर्टल ना हो, क्योंकि अगर जैसे ही एक भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मॉर्टल नहीं है तो ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कहना है ऑल। ऑल का मतलब ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कैटेगरी कॉल्ड एज मैन। अगर सिंगल मेंबर भी इस कैटेगरी का वो मॉर्टल ना मिला, मॉर्टल ना पाया जाए, अमर हो, इमॉर्टल हो, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए सभी मेन को मॉर्टल होना पड़ेगा। तो इसको देखिए जरा, ये कह रहा है सम मेन आर नॉट मॉर्टल, सम मेन आर नॉट मॉर्टल, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो नहीं भी हैं मॉर्टल। अगर ये बात सच है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सही भी है मॉर्टल, सही मॉर्टल नहीं भी हो सकते, अगर ऐसे कोई भी मैन है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगी। अगर ये ट्रू होगी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मॉर्टल नहीं भी हो सकते, तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा। और अगर ये ट्रू है तो किसी भी हालत में ये ट्रू नहीं हो सकती। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो है प्रोपोजिशंस हैं, जो कभी भी एक साथ कभी ट्रू नहीं हो सकती और कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। यही हालत इन दोनों की भी है। ये क्या कह रहे हैं? सम मेन आर मॉर्टल, कुछ लोग मॉर्टल होते हैं। ये कह रहे हैं नो मेन आर मॉर्टल, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मॉर्टल हो। कोई भी, नो मैन, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मॉर्टल हो। कोई भी व्यक्ति मॉर्टल नहीं है, सब अमर हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नहीं, कुछ व्यक्ति जो हैं वो मॉर्टल है, यानी बाकी व्यक्ति मॉर्टल नहीं है, उनके बारे में नहीं कह रहा है, सम मैन के बारे में कह रहा है। तो ये दोनों भी पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इन दोनों की और इन दोनों की, इस कॉन्ट्राडिक्शन को हमने लैंग्वेज की वजह से तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है, लेकिन अरिस्टोटल ने जो लॉजिक बनाया वो कहते हैं जरूरत नहीं है, आपको मान लीजिए ये लैंग्वेज ना भी आती हो, आपको सिर्फ इतना बताने की जरूरत है कि ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल है और पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर है और नेगेटिव है। इतना हो जाने से, और इनके बीच की कैटेगरीज सेम है, यहां भी मेन और मॉर्टल है, यहां भी मेन और मॉर्टल है। अगर इतना बता दिया जाए तो भी ऑटोमेटिकली बिना ये जाने कि ये मेन के बारे में है कि मॉर्टैलिटी के बारे में है कि इमॉर्टैलिटी के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट या कह लो प्रोपोजिशन
वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्राडिक्टरी ही होंगी, वो कॉन्ट्राडिक्शन ही इंटेल करेंगी। वो कभी भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो पाएंगी, कभी भी दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो पाएंगी। यानी लॉजिक ने हमें एक ऐसा डिवाइस दे दिया है, एक ऐसी प्रोपोजिशन का स्केलेटन दे दिया है जिसके अंदर कोई भी लैंग्वेज की चीजें डालते रहो, उसका रिजल्ट नहीं बदलेगा, उसकी नेचर नहीं बदलेगी। जो ट्रुथ वो एजर्ट कर रहा है या फॉल्सिटी एजर्ट कर रहा है, उसके आपस के रिलेशंस कभी चेंज नहीं होंगे। ये है इसकी ब्यूटी, ये है जिस वजह से ये लॉजिक लैंग्वेज से आजाद हो चुका है, बुद्धि से आजाद हो चुका है। इसमें हमारी बुद्धि का कोई काम नहीं है। मेरे को कोई समझने की जरूरत नहीं है कि ऑल मैन आर मॉर्टल में मैन कौन होते हैं, वो मॉर्टल होते हैं कि नहीं होते, मुझे कोई जानने की जरूरत नहीं है। मेरे को केवल इतना जानना है कि ऑल मतलब यूनिवर्सल स्टेटमेंट, कैटेगरी ऑफ ए इज इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ बी। इसका मतलब कि सम कैटेगरी ऑफ ए इंक्लूडेड इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ बी। बीच में कुछ भी भरते रहो, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। यही कंडीशन इधर है, नो मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल। इन दोनों की भी एग्जैक्टली यही कंडीशन है कि ये है यूनिवर्सल नेगेटिव और ये है पर्टिकुलर एफर्मेटिव। नेगेटिव और एफर्मेटिव विरोधी हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर विरोधी हैं। यहां भी यही था, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर विरोधी हैं और एफर्मेटिव और नेगेटिव विरोधी। सिर्फ इतना हो जाने से ये कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर बन जाते हैं। सो दीज आर कॉन्ट्राडिक्शंस। हम जिस प्रोपोजिशन से शुरू हुए थे, अब हम देख रहे हैं कि वो प्रोपोजिशन उतनी प्लेन बात नहीं थी जितनी वो शुरू में लगी थी जब हमने सिंपल सा उसको स्टेटमेंट से डिफरेंशिएट करना शुरू किया था। अब हम उसके बहुत सारे नुएंसेस में जा चुके हैं। नाउ ऑल मैन आर मॉर्टल, अगर सभी मैन मॉर्टल हैं, कुछ देर के लिए मैं लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं, लेकिन लॉजिक में लैंग्वेज की जरूरत होती कोई नहीं। ऑल मैन आर मॉर्टल, अगर सभी मैन मॉर्टल होते हैं तो उनमें से कोई भी कुछ एक छोटा सेट भी निकाल ले मैन का, 20 मैन को कहें कि तुम इधर आओ, तुम्हें जरा चेक करें, तो वो भी तो मॉर्टल ही होंगे, क्योंकि सारे के सारे मॉर्टल हैं। उनमें से 20 लोग भी मॉर्टल ही होंगे, 30 लोग निकाल लेंगे वो भी मॉर्टल होंगे, 50 निकाल लेंगे वो भी मॉर्टल होंगे, कोई एक भी निकाल लेंगे वो भी मॉर्टल होगा। तो अगर एक कंप्लीट कैटेगरी एजर्टेड है यहां पे, तो फिर उसमें से छोटा हिस्सा भी अगर निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। यानी कि अगर ऑल मैन आर मॉर्टल ट्रू है तो सम मैन आर मॉर्टल ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू। फाइन। ऐसे ही यहां भी है, नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी मैन मॉर्टल नहीं है, तो फिर सम मैन आर नॉट मॉर्टल, उनमें से कुछ एक को बुला के देखोगे वो भी नॉट मॉर्टल होंगे। जब कोई भी मॉर्टल नहीं है तो उनमें से किसी छोटे हिस्से को भी बुलाओगे तो वो भी तो नहीं मॉर्टल होगा। तो इसका मतलब ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। लेकिन उल्टा नहीं होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो क्या ये तब ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, लैंग्वेज यूज करेंगे, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये फॉल्स हो जाए, यानी कि कोई भी मैन मॉर्टल नहीं है, कोई भी एक भी मैन मॉर्टल नहीं है। तो सम मैन आर मॉर्टल कैसे हो जाएंगे? जब हमने यहां पे ये कह दिया कि एक भी मैन मॉर्टल नहीं है, यानी ऑल मैन आर मॉर्टल इज फॉल्स, तो सम मैन आर मॉर्टल ऑटोमेटिकली फॉल्स नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई भी मैन मॉर्टल नहीं है, ऑल मैन आर, अगर ये बात फॉल्स है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तो यानी ये बन जाएगी ना सम मैन आर नॉट मॉर्टल। इसको फॉल्स होने का मतलब ये बन जाएगा सम मैन आर नॉट मॉर्टल। तो सम मैन आर नॉट मॉर्टल अगर ट्रू है तो क्या सम मैन आर मॉर्टल ट्रू हो सकता है? हो सकता है। ये ट्रू एक साथ हो सकते हैं, ये दोनों ट्रू एक साथ हो सकते हैं लेकिन फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते। ये दोनों फॉल्स एक साथ हो सकते हैं लेकिन ट्रू एक साथ नहीं हो सकते।
ये ट्रू होने से ये ट्रू होगा ही होगा, ये ट्रू होने से ये ट्रू होगा ही होगा। तो यानी कि ये जो दोनों है इनका पक्का रिलेशन क्या है कि अगर ये ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना ही होगा, और इसी तरह अगर ये ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना ही होना, राइट। लेकिन इन दोनों को हमने अभी जैसे देखा, अगर ऑल मेन आर मॉर्टल ये बात ट्रू हो तो नो मेन आर मॉर्टल ट्रू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो दे कैनॉट बी ट्रू टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते, इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन ये दोनों फॉल्स इकट्ठे हो सकते हैं। सभी मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल ये भी फॉल्स हो, और नो मैन आर मॉर्टल, क्या ये फॉल्स हो? दोनों इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं, दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं कि कोई भी ना मॉर्टल है ना कोई, मतलब कुछ मैन मॉर्टल भी हैं कुछ मैन मॉर्टल नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। दे कैन बी फॉल्स टुगेदर, लेकिन दे कैन नेवर बी ट्रू टुगेदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑल मैन आर मॉर्टल भी है और नो मैन आर मॉर्टल भी है, ये इकट्ठे ट्रू कभी नहीं हो सकते। इनको देखो जरा, सम मैन आर मॉर्टल, ये दोनों इकट्ठे, सम मैन आर नॉट मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, ये दोनों इकट्ठे ट्रू हो सकते हैं, बट ये दोनों इकट्ठे फॉल्स कभी नहीं हो सकते। सम मैन आर मॉर्टल अगर फॉल्स होगा तो उसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कुछ मैन मॉर्टल हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि कुछ मैन मॉर्टल हैं तो फिर सम मैन आर नॉट मॉर्टल, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मॉर्टल ना हो? ये तो हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते एक साथ, लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। ये दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते। अगर इसको भी फॉल्स कह दें, इसको भी फॉल्स कह दें, ये केस नहीं हो सकता कि सम मैन मॉर्टल भी ना हो, सम मैन नॉट मॉर्टल भी ना हो। ये नहीं हो सकता। दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट दे कैन बी ट्रू टुगेदर। तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरीज। ये कॉन्ट्रेरीज हैं, ये भी दोनों कॉन्ट्रेरीज हैं। कॉन्ट्रेरीज, कॉन्ट्रेरीनेस। तो कॉन्ट्रेरीनेस वो प्रॉपर्टी है कि ये कॉन्ट्रेरी है, तो मतलब दीज कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन बी फॉल्स टुगेदर, दीज कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट दे कैन बी ट्रू टुगेदर। और ये जो है इनका जो रिलेशन है कि अगर ये ट्रू है तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा, अगर ये ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना ही पड़ेगा। सो अब हम देखते हैं कि प्रोपोजिशंस को देख के ही उनके बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। और इस पूरे डायग्राम को जो मैंने आपके सामने बनाया है, इस डायग्राम का नाम है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, इसको ऐसे पूरा जोड़ के बनाया जाता है। मेरे पास स्पेस की कमी है, तो ये जो पूरा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, इसके आप रिलेशंस जो है उनको यहां से समझ सकते हैं। नाम भर के इसका अभी ये जो हॉच पॉच वाला है फॉर्मूला, थोड़ा इसको एक बार साफ करके लिखेंगे। अब हम ये लैंग्वेज से थोड़ा मैं अब आज़ाद करने लगा इसको, एक बार इस लैंग्वेज से आज़ाद कर दें तो फिर ये बहुत ही लाइट वेट बन जाएगा। लैंग्वेज से आज़ाद ऐसे करना है जैसे हमने बात की थी, ऑल मैन, इसको मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया सो दैट ऐसे दिख जाए कि कैटेगरी है कोई, आर मॉर्टल्स। अगर मैं कहूं कि ये अगर जनरल फॉर्मेट है तो ये चीज बताती है क्वालिटी, राइट। आर या आर नॉट या इज नॉट, ये बताएगी हमारे को, सॉरी,
ये बताएगी क्वालिटी, आर आर नॉट, इज नॉट, और ये बताती है हमारे को क्वांटिटी, ऑल या सम, ठीक है। और ये जो दोनों हैं इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऑफ द प्रोपोजिशन है और ये प्रेडिकेट है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ, राइट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो अगर ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है तो मैं इसकी एक जनरल फॉर्मेट ऐसे लिख सकता हूं, ऑल एस इज पी, ऑल एस इज पी। यहां भी कोई कैटेगरी होगी, यहां भी कोई कैटेगरी। अगर ये ऑल है तो यानी कि ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, अगर ये सम है तो यानी कि इसके कुछ मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो उसके बारे में भी अभी एक टर्मिनोलॉजी दूंगा मैं आपको। तो ऑल एस इज पी, अगर ये वाली भाषा में इस्तेमाल करना शुरू कर दूं और लैंग्वेज से अपने आप को पीछा छुड़वा लूं तो फिर मैं एक बहुत ही लाइट वेट प्रोपोजिशन के फॉर्मेट पे चला जाता हूं। तो मेरे पास अब जो चार मेरी प्रोपोजिशंस थी उनको मैं नए फॉर्मेट में लिखने लगा हूं, ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस इज पी और सम एस इज नॉट पी, राइट। तो इन चारों के नाम भी लिख देते हैं जो हमने पहले लिखे हुए थे, वही हैं ये सारे, ए, ई, आई एंड ओ, राइट। तो इसका मतलब वही जो हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, उसको मैं एक बार दोबारा बनाने लगा हूं अब लाइट वेट करके, ताकि सारी घिचपिच से आजाद आप सीधा देख पाओ कहां क्या, राइट। हाँ, तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बना लेते हैं। ये रहा हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ऑल एस इज पी, यहां पे हम कह सकते हैं नो एस इज पी, यहां पे हमने कहा सम एस इज पी, और यहां पे हमारा आ जाएगा सम एस इज नॉट, राइट। तो हमारे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की अब ये हमारा सिचुएशन है। ये दोनों, ये वाले, ये दोनों हमने जैसे देखा था कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं, कॉन्ट्राडिक्टरीज ये दोनों, राइट। इन दोनों के बारे में हमने बात की थी कि ये कॉन्ट्रेरी हैं, विच कैनॉट बी ट्रू टुगेदर, और ये सब कॉन्ट्रेरी हैं विच कैनॉट बी फॉल्स टुगेदर, राइट। और ये जो रिलेशन है ये दोनों, इनको हम बोलते हैं सब ऑल्टरनेशन। मतलब ये कि ऊपर वाला अगर ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है, सब ऑल्टरनेशन, सब ऑल्टरनेशन। अब ये लिखा हुआ तो किसी काम नहीं आएगा जिस तरह से मैंने लिखा है, लेकिन ये लिखा हुआ है सब ऑल्टरनेशन, SUBALTERNATION, सब ऑल्टरनेशन, यहां भी सब ऑल्टरनेशन। तो ये दोनों रिलेशन ऊपर से नीचे को सब ऑल्टरनेशन है, नीचे से ऊपर को एजर्ट नहीं हो सकता है। इसके ट्रू होने से ये ऑटोमेटिकली ट्रू कभी नहीं होगा, इसी तरह इसके ट्रू होने से भी ये ऑटोमेटिकली ट्रू कभी नहीं होगा, लेकिन इसके ट्रू होने से ये पक्का ट्रू हो जाएगा। अगर सारे ही एसपी के मेंबर हैं तो उनमें से कुछ एसपी के मेंबर होंगे ही होंगे, राइट। तो ये सब ऑल्टरनेशन का रिलेशन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है अक्रॉस वाले, यानी कि ए, ई और आई एंड ओ। सो ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी, ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी, ए और ई कॉन्ट्रेरी, आई और ओ सब कॉन्ट्रेरी, ई और ओ सुपर, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर वाला नहीं है ये, राइट। तो सब ऑल्टरनेशन ऊपर से नीचे, इधर भी ए से आई की तरफ सब ऑल्टरनेशन, राइट।
यानी इसके ट्रू होने से ये अपने आप ट्रू हो जाएगा। सो दीज आर द रिलेशंस, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ट्रेडिशनल वर्ड याद रखना, क्योंकि मॉडर्न जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है उसमें कुछ थोड़ी सी चेंज की गई है, जिसमें एक बुलियन इंटरप्रिटेशन नाम की चीज आएगी, जो कि आगे हम करेंगे। अब मैंने बोर्ड क्यों साफ किया है, क्योंकि मैंने एक आखिरी चीज आपको और बतानी है, जो कि एक टेक्निकल टूल की तरह आपके काम आएगा बार बार जब आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे इसको लेके। वो है कि ये जो हमने एक जनरल फॉर्मेट अभी बनाया छोटे वाला, ऑल एस इज पी, है ना, बहुत लाइट वेट बना दिया प्रोपोजिशन को। ए टाइप प्रोपोजिशन है, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑल एस इज पी ए, नो एस इज पी ई, सम एस इज पी आई, सम एस इज नॉट पी ओ। तो चार ये आपको रट जानी चाहिए, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ए ई आई ओ कौन सी प्रोपोजिशन आप डील कर रहे हैं। अब इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है, जो जिसको वेन डायग्राम के नाम से जाना जाता है। हम कहां पहुंच चुके हैं उसका अंदाजा आप लगाओ। हम शुरू हुए थे बिल्कुल लैंग्वेज की स्टेटमेंट से, उससे हमने प्रोपोजिशन को नितार के अलग किया, उसमें से प्रोपोजिशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब प्रोपोजिशन को भी हमने कितना लाइट वेट कर लिया। अब हम इससे भी आगे चले जाएंगे, वो है ये तरीका। अगर मैं ये दो गोलों को बनाऊं ऐसे, ध्यान से देखना, इस गोले का नाम रख दूं एस, यानी कि जो भी इस गोले के अंदर है दैट इज ऑल मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी एस। इसी तरह जो भी इस गोले के अंदर है दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ कैटेगरी पी। और जहां दोनों ओवरलैप कर रहे हैं वो कौन होंगे? वो लोग हैं जो एस के भी मेंबर हैं और पी के भी मेंबर हैं। यहां वाले, दीज पीपल एस के भी मेंबर हैं और पी के भी मेंबर हैं। ये जो लोग हैं ये केवल एस के मेंबर हैं और पी के मेंबर नहीं है। और ये जो लोग हैं ये केवल पी के मेंबर हैं, एस के मेंबर नहीं है। फाइन, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल समझ में आती है। तो अब मैंने चार किस्म की जो प्रोपोजिशंस है उनको मैं इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूं। कैसे? ऑल एस इज पी, सारे के सारे एस पी के मेंबर हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो थे, जो एस के तो मेंबर हैं लेकिन पी के मेंबर नहीं है। क्या ये एग्जिस्ट करेंगे अगर ये ट्रू हो? अगर सारे के सारे एस पी के भी मेंबर हो तो इसका यह भी तो मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी एस का मेंबर नहीं है यहां जो पी के अंदर ना हो। एस का हर मेंबर पी का भी मेंबर है। तो ये जो लोग हैं यहां इस एरिया में, जो कि एस के तो मेंबर हैं लेकिन पी के मेंबर नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसका हमारा कन्वेंशनल तरीका है कि इसको हम ऐसे करके शेड कर देते हैं। ये जो शेडिंग मैंने की अभी, इसका मतलब है कि यहां पे कोई नहीं है, ऐसा कोई एस का मेंबर नहीं है जो पी का मेंबर ना हो। यानी एस के जो भी मेंबर हैं वो यही हैं और यहां वाले मेंबर पी का भी पार्ट हैं, पी वाले गोले के अंदर भी हैं और वो एस का भी पार्ट है। यानी एस के वो मेंबर्स जो पी के मेंबर नहीं है उनको हमने शेड ऑफ कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं ऑल एस इज पी, यानी इसको हम नोटेशन में ऐसे लिखेंगे एस पी। ठीक है, एस पी। तो इस पूरी को कहां ले आए हम? एस पी हो गया। हमने कह दिया एस पी, मतलब वो बन गई बात ऑल एस आर पी। अब दूसरी फॉर्म को भी देख लेते हैं, नो एस इज पी।
यानी कि ई टाइप, ये थी हमारी ए टाइप। तो नो एस इज पी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक गोला एस का, ये गोला बना दिया पी का, इसको लिख दिया एस, इसको लिख दिया पी। ठीक है, कोई भी एस ऐसा नहीं है जो पी के अंदर हो, यानी कि ये जो एस है, ये एस है ना सर्कल पूरा, इसके जो मेंबर यहां हैं वही तो मेंबर हैं जो पी में भी मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको शेड ऑफ कर दो। जैसे हमने यहां शेड ऑफ किया था कि ऐसा कोई भी एस एग्जिस्ट नहीं करता जो पी में ना हो, ऐसे ही यहां हम शेड ऑफ कर देंगे ऐसे किसी भी एस को जो पी में भी हो। सो नो एस इज पी, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये बन गया, नो एस इज पी, एस का ऐसा कोई मेंबर जो पी का भी मेंबर है वो है ही नहीं, उसको शेड ऑफ कर दो क्योंकि वो है ही नहीं, नो एस इज पी। राइट, तो ये हमारा जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन गया, नो एस इज पी, यानी ए टाइप जो हमारी प्रोपोजिशन है उनका रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब मैं बना देता हूं इसी तरह से आई टाइप। शेडिंग वाली बात समझ लेना ध्यान से। शेडिंग का मतलब हमने ऐसे रीजन को शेड ऑफ करना है जो रीजन में कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता एज पर आर प्रोपोजिशन। तो दूसरी हमारी होती है सम एस आर पी, सम एस इज पी, एस के कुछ ऐसे मेंबर हैं जो पी के भी मेंबर हैं। अब यहां थोड़ा सा एक ट्रिकी बात है जो ध्यान देंगे, ये एस है, ये पी है, सम एस आर पी, एस के कुछ तो ऐसे मेंबर हैं जो पी के भी मेंबर है, यानी इस एरिया में कुछ मेंबर्स हैं, लेकिन कितने ये तो नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ मेंबर हैं। अब लॉजिशियंस के लिए ये क्वेश्चन बड़ा ही गंभीर है कि ऐसा तो कह दिया कि कुछ तो मेंबर हैं, लेकिन कुछ का क्या मतलब, 10, 20, 50, कितने, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात पक्की कह सकते हैं कि अगर उसने कहा है कि सम मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ एस एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ पी, तो उसका एक मतलब पक्का है कि कोई तो ऐसा है, एटलीस्ट वन। आगे इंटरेस्टिंग बात कि अगर सम एस इज पी तो एटलीस्ट वन तो होगा जो पी का भी मेंबर है। ज्यादा हो सकते हैं, अगर 10 होंगे तब भी सम बोलेंगे, 20 होंगे तब भी सम बोलेंगे, लेकिन अगर 0 होगा तब सम नहीं बोलेंगे, तब केस आ जाएगा नो एस इज पी। एटलीस्ट एक होने से सम एस इज पी बन जाएगा। तो हमने बाउंड्री कंडीशन पकड़ लेनी है, और यहां पे अब हमारी नोटेशन यहां ब्लैकआउट करने की थी, फेड आउट करने की थी। यहां हमारी कंडीशन है कि उसमें छोटा सा एक्स लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि यहां कुछ भी हो सकते हैं, एक्स मतलब एनीथिंग, बट कोई तो है। There do exist some members who are members of S as well as of P. So this area is populated. That is all we can know. हमें सिर्फ इतना पता हो सकता है कि इस एरिया में कोई तो है। कोई तो है का मतलब कम से कम एक है। So some S is P को हम ऐसे लिखते हैं कि there are at least one member. So there exists at least one S such that S is the member of P. तो इसको डिनोट करने का तरीका हो गया हमारा, सिंपली उस एरिया में एक X डाल दिया और उसको पॉपुलेट कर दिया। तो इसी तरह अब मैंने कहना है कि सम एस आर नॉट पी, ये कौन सी टाइप थी, आई। तो अब मैंने कहना है सम एस इज नॉट पी, कोई तो ऐसे एस हैं जो पी नहीं है। वही बात है लेकिन थोड़ी सी घुमा के बोली गई। अब कहां डालूं, क्या करूं, कोई तो ऐसा एस है जो पी नहीं है। ये वाला एरिया जो एस है यहां पे वो पी नहीं है, वो पी में नहीं है, एस में है। तो कोई तो है, सम आर देयर। तो सम आर देयर का मतलब वही पुराना फॉर्मूला, यहां एक्स डाल दो। तो एटलीस्ट वन सच मेंबर एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन ऑल नहीं हो सकते, ज्यादा कितने भी हो ऑल नहीं।
और कम कितने भी हों, 1 से कम नहीं है, कम से कम 1 है, राइट। सो x को मैंने यहां डाला तो उसका मतलब बन गया सम s इज नॉट p। ये o टाइप हमारी जो है यहां पे o डाल। सो हमने चारों टाइप ऑफ जो हमारी वो थी प्रोपोजिशंस, उनको वेन डायग्राम में बना दिया, हमने उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दी। अब आप जब हम आर्ग्यूमेंट्स आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि इनको हैंडल करना कितना परफेक्ट, कितना एकदम कोई चांस ही नहीं है एरर का। अगर हम सही तरीके से ये सारी कन्वेंशन और रूल्स फॉलो करते रहेंगे तो हमने सारी दुनिया के फैक्ट्स को प्रोपोजिशन पे लाया और प्रोपोजिशंस को क्लासिफाई किया ए, ई, आई और ओ में, और अब हमने उन प्रोपोजिशंस को लैंग्वेज से आजाद कर दिया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसमें लैंग्वेज खत्म हो चुकी है, वी हैव रिमूव्ड द लैंग्वेज आउट ऑफ लॉजिक। तो ये जो कोशिश थी हमारे लॉजिशियंस की कि लैंग्वेज जो है उसको हमने उससे उसकी जो एम्बिग्यूटी है, लैंग्वेज की जो मीनिंग की एम्बिग्यूटी है, सिमेंटिक्स की एम्बिग्यूटी है, उससे आज़ादी हासिल करनी है। तो हमने चीज़ों को लाया सिंटैक्स पे, और सिंटैक्स को भी हमने बिल्कुल ही विजुअल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम की वहाँ पे लेके हम आ गए। तो ये मुझे लगता है कि हमारा एक मिनिमम बेसिक जो है वो लॉजिक के तैयार हो चुके हैं। हमारी दूसरी वीडियोस में हम आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों को आर्ग्यूमेंट पे ले जाएंगे। अभी हमने प्रोपोजिशन पे बात की है और उसमें से भी हमने कैटेगरिकल प्रोपोजिशन को समझा है, यानी प्रोपोजिशन को हमने जिस रूप में देखा है वो रूप है कि प्रोपोजिशन एज अ कैटेगरी, प्रोपोजिशन एज एन असर्शन ऑफ रिलेशन ऑफ वन कैटेगरी विद द अदर। ये हमने अभी तक किया है। एक छोटी सी टेक्निकल चीज और जोड़ के जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारा ये टूल बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। हमारी ये फर्स्ट अगर कहें कि एक ग्राउंड एक खड़ी हो जाएगी जिसके ऊपर खड़े होकर आप सारा एरिस्टोटलियन लॉजिक या क्लासिकल लॉजिक उसको समझ पाएंगे। वो चीज है कि हमने जैसे क्वांटिटी की बात की, क्वांटिटी की बात याद है ना, ऑल के सम, ये क्वांटिटी की बात है। और इसी तरह हमने क्वालिटी की बात की। क्वालिटी का मतलब था पॉजिटिव या नेगेटिव। एक चीज और की बात हमने अब करनी है, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है अभी बोल के मैं बता चुका हूं, सिर्फ मैंने अब नाम लेके ही आपको बताना है। जब हम कहते हैं ऑल एस इज पी, तो इस केस में क्या हुआ, सब्जेक्ट टर्म यानी कि ये वाली टर्म के सभी मेंबर्स की बात हो रही है। ये प्रोपोजिशन इसके अंदर ऑल एस की बात कर रही है, मतलब इसका एक एक मेंबर सबकी बात इसमें कर रही है। लेकिन क्या ये इसके भी सभी मेंबर्स की बात कर रही है? नहीं, क्योंकि इसके सभी मेंबर कोई और भी हो सकते हैं। सभी एस पी के मेंबर हैं लेकिन सभी पी तो एस के मेंबर नहीं है ना। तो सभी एस अगर पी के मेंबर हैं तो पी में उसके अलावा कोई और भी मेंबर हो सकते हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट में उन बाकी मेंबर्स की कोई बात नहीं हो रही है। इसको लॉजिक की भाषा में हम कहते हैं कि S इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर एज P इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द का मतलब है कि अगर कोई टर्म ऐसी है जिसके सभी मेंबर्स के बारे में प्रोपोजिशन बात कर रही है तो वो टर्म जो है वो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी है। तो इस प्रोपोजिशन में जो कि हमारी ए टाइप प्रोपोजिशन है, ए टाइप प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। प्रेडिकेट टर्म की सभी मेंबर्स के बारे में ये वाली स्टेटमेंट बात कर ही नहीं सकती, ये केवल और केवल इनकी बात कर सकती है, राइट। अब मैं कहता हूं नो एस इज बी। अब क्या बना, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ई टाइप। ई टाइप प्रोपोजिशन है, नो एस इज पी। कोई भी एस पी का मेंबर नहीं है, कोई भी एस पी का मेंबर नहीं है। अब थोड़ी सी फर्क पड़ा है, ध्यान देना। ऑल एसेस पी में हमने सभी पी के मेंबर्स की बात नहीं की थी क्योंकि पी में और भी कोई मेंबर हो सकते हैं।
लेकिन यहां जब हम कहते हैं कि नो एस इज पी, तो यहां एस के तो सारे मेंबर्स की बात हो रही, कोई डाउट ही नहीं है, हर मेंबर को चेक किया। लेकिन आपको यह असर्टन करने के लिए कि एस का हर मेंबर पी का मेंबर नहीं है, इसके लिए आपको पी के भी सभी मेंबर्स को चेक करना पड़ेगा। बिना पी के सभी मेंबर्स को जाने आप ये बात पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि एस का कोई भी मेंबर पी का मेंबर तो नहीं है। यह बात कहने के लिए आपको पी के भी सभी मेंबर्स को जानना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई टाइप प्रोपोजिशन है वो सब्जेक्ट टर्म को भी और प्रेडिकेट टर्म को भी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो ई टाइप प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड रहने का मतलब दोनों के हर मेंबर की बात इस इक्वेशन में शामिल है, इस प्रोपोजिशन में शामिल है। इसमें नहीं थी। इसमें क्योंकि हमने सिर्फ इतना कहा कि सारे एस के मेंबर पी के मेंबर हैं, इसके लिए हमें पी का सारे मेंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम एस के हर मेंबर को देखेंगे, अगर वो पी का मेंबर पाया जाता है तो पी के सब मेंबर्स में वो भी शामिल है। उसके अलावा पी में कोई और रहे ना रहे, हमें उसको जानने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां अगर हमें यह कहना हो कि कोई भी मेंबर ऑफ एस पी का मेंबर नहीं है, हमें एस के तो सब मेंबर्स को देखना ही होगा, हमें पी के भी सभी मेंबर्स को देखना पड़ेगा। सो इसमें ये जो ई टाइप प्रोपोजिशंस होती हैं वो एस और पी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। इसी तरह अब आप बहुत आसानी से खुद भी कर लेंगे। सम एस इज पी, इसमें क्या हो गया, हम एस के सभी मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सम एस इज पी, हम एस के कुछ मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि वो पी के मेंबर हैं। इसके लिए क्या हमें एस के सभी मेंबर्स को देखने की जरूरत है? नहीं। हमें एक भी मेंबर ऐसा मिल जाए जो पी का मेंबर पाया जाए तो सफिशिएंट है, सफिशिएंट फॉर द ट्रूथ ऑफ दिस इक्वेशन। और इसके लिए हमें पी के भी सभी मेंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है। पी के सभी मेंबर्स कुछ भी रहें, अगर उनमें से एक भी मेंबर ऐसा पाया जाए जो एस का भी मेंबर है और पी का भी मेंबर है, तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, ये प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगी। इस प्रोपोजिशन को आई टाइप प्रोपोजिशन बोलते हैं हम। दिस विल बी ट्रू। तो इसका मतलब इसमें हम ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों के ही कंप्लीट मेंबर्स की बात यहां नहीं हो रही है। सो इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ना सब्जेक्ट टर्म ना प्रेडिकेट टर्म। और सम मेंबर्स आर, सम एस इज नॉट पी, इसमें क्या हो जाएगा, सम मेंबर्स जो है सम एस, सीधा सीधा सम तो एस तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, लेकिन सम मेंबर्स सम एस इज नॉट पी, कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है, कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है। क्या इसके लिए हमें किसी को देखना पड़ेगा? पी के सारे मेंबर्स को, पी के सारे मेंबर्स को क्या इसके लिए देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई एस ऐसा हो, कोई मेंबर ऐसा हो जो पी का मेंबर ना हो, पी के सारे मेंबर्स चेक होके ही पता चलेगा कि क्या कोई मेंबर ऐसा है जो नॉट अ मेंबर ऑफ पी है, कोई एस का ऐसा मेंबर है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ पी। तो इसके लिए सारे मेंबर्स किसके चेक होंगे? पी के चेक होंगे, विच मीन्स कि इसमें पी इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ये ओ टाइप है। सो यहां पे हम देख सकते हैं ए टाइप में सिर्फ सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई टाइप में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ओ में केवल प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो ये जो बात है, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास निकल के आ रही है उस प्रोपोजिशन की जहां से हमने शुरू किया था ऑल मैन आर मॉर्टल से, और जो स्टेटमेंट हमने शुरू की थी उस स्टेटमेंट से हमने डिफरेंशिएट किया प्रोपोजिशन को, और प्रोपोजिशन की हमने निकलते निकलते ऐसी गहराइयां जान ली कि प्रोपोजिशन तो पूरा मैथमेटिक्स है। जैसे प्रोपोजिशन के अंदर तो कुछ जादूमयी फॉर्मूलाज हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, विच द प्रोपोजिशन इज बाउंड टू फॉलो। इन्हीं वजहों से एरिस्टोटल ने कहा कि प्रोपोजिशन ही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं,
जिसकी वजह से वो ट्रुथ और फॉल्सिटी कैरी करते हैं, जिसकी वजह से उनके ट्रुथ और उनकी फॉल्सिटी कई बार कुछ प्रोपोजिशंस की आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती हैं या सहमति हो जाती है। वो सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर ये तमाम जो हमने अभी देखा, ये सब कुछ उसके अंदर प्रोपोजिशन के एग्जिस्ट करता है। सो विद दिस हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक का, क्लासिकल लॉजिक का प्राइमरी टूल बॉक्स हम निपटा चुके हैं। इसमें आपको प्रोपोजिशन की डेफिनेशन, उसका स्टेटमेंट से फर्क क्या है, प्रोपोजिशन ट्रू और फॉल्स हो सकती है, ये बात सामने आई। उसके बाद हमने प्रोपोजिशन की टाइप्स देख ली। उसके बाद हमने प्रोपोजिशंस की वो जो टाइप्स हैं उनमें से एक जनरल फॉर्मेट ऑफ प्रोपोजिशन ढूंढ लिया, उनके कैटेगरिकल होने का मतलब ढूंढ लिया क्या होता है, क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि प्रोपोजिशंस आर कैटेगरिकल, उसको हमने समझ लिया। और फिर हमने देख लिया उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्म्स। फाइनली हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर अपनी चारों प्रोपोजिशंस को प्लॉट किया और ये भी जान लिया कि उनके अंदर ऐसे कौन से यूनिवर्सल रिलेशंस हैं जिनके लिए हमें उनके मीनिंग तक जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके ए होने से, ई होने से, आई होने से, ओ होने से, सिर्फ इतना हो जाने से हमें पता चल जाता है कि एक ही टर्म्स, एक ही एस और एक ही पी, अगर सेम एस और पी हो तो ए टाइप प्रोपोजिशंस ट्रू होने से आई टाइप, ओ टाइप प्रोपोजिशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी इफ द कैटेगरीज आर सेम, एस एंड पी आर सेम। ये अपने आप में इन्फ्रेंस का पहला रूप है और इसको नाम भी बताता चलूं, इस इन्फ्रेंस को हम इमीडिएट इन्फ्रेंसेस बोलते हैं। इसमें किसी की मीडिएशन की जरूरत नहीं, ये इमीडिएट जो है इन्फ्रेंसेस हैं, ऐसे कंक्लूजन्स हैं जिनको हम केवल और केवल एक स्टेटमेंट को देख के ही जान सकते हैं। जो कॉन्ट्रापोजिशन है, सब कॉन्ट्रेरीज हैं और कॉन्ट्रेरीज और सब कॉन्ट्रेरीज हैं, और जो हमारे सब ऑल्टरनेशंस वाले रिलेशंस हैं, उनको भी हम सिर्फ देख के ही, किसी एक के पता होने से ही ऑटोमेटिकली हम जान सकते हैं कि बाकियों की वैल्यूज क्या होंगी। किसी एक की वैल्यू ट्रू पता है हमें, तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओ ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। वो फॉल्स हो जाने से, क्योंकि नीचे वाली जो हैं उनके बारे में हमने कहा कि दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट दे कैन बी ट्रू टुगेदर। इसी तरह ऊपर वालों के बारे में हमने कहा दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन बी फॉल्स टुगेदर। नीचे वाली फॉल्स हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, हम और उसके जो ऊपर वाले, जब एक टाइप इक्वेशन प्रोपोजिशन हमारी ट्रू है तो उससे जो जो उसकी सबऑल्टरनेशन है, जो ए के नीचे जो है आई टाइप, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। अगर ऑल मेन आर मॉर्टल तो सम मेन आर ऑल्सो मॉर्टल, वो ट्रू हो जाएगी। तो ये ट्रू हुई, ये फॉल्स हुई। अगर ये मैं स्क्वायर इमेजिन कर रहा हूं हवा में, तो ए ट्रू है तो उसके ऑपोजिट यहां फॉल्स हो जाएगी। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगी। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, और ये ट्रू है तो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन यहां फॉल्स हो जाएगी। तो ए अगर हमें पता चल जाए कि ट्रू है तो ऑटोमेटिकली हमें ई फॉल्स मिल जाएगी, आई हमें ट्रू मिल जाएगी और ओ हमें फॉल्स मिल जाएगी। सो हम किसी एक इक्वेशन के प्रोपोजिशन के वैल्यू पता होने से बाकी करस्पॉन्डिंग प्रोपोजिशंस की वैल्यूज जान सकते हैं। इसको लेके एक्सरसाइजेज आती हैं, और ये जो मैंने अभी तक करवाया है, इसको अगर आपको ढूंढना हो कि मैं इसका मटेरियल कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि आप तैयारी करते हो सकते हैं फिलॉसफी के नेट की, या आपने एमए फिलॉसफी या बीए फिलॉसफी में, दोनों में, एमए और बीए फिलॉसफी में ज़्यादातर जगह पे इरविंग एन कॉपी की जो किताब है, कॉपी वाली किताब इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, उसका जनरली आप समझ लिए फर्स्ट सेकंड चैप्टर के कुछ काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ कवर किए हैं, और फिर आगे चल के जो उसके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाले जो टॉपिक्स हैं, एरिस्टोटेलियन लॉजिक जहाँ पे वो शुरू कर रहे हैं, प्रोपोजिशन, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, वो वाले टॉपिक्स मैंने इकट्ठे करके एक सेट आज का बना दिया है। तो इससे आपको एक बेसिक जो है वो जानने में बहुत ही आसानी रहेगी। और अगर आज के लिए इतना काफ़ी समझ रहे हैं तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, वीडियो को बार बार पॉज करके अच्छे से देखिए, और फिर इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करके आपको कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में, मैं हर कमेंट का, हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। क्वेश्चन पूछे जाने से ज़्यादा मुझे ठीक लगता है।
उससे ज़्यादा आपस में हमारी इंगेजमेंट, एक कम्युनिटी बनेगी, हम फिलॉसफी वालों की, लॉजिक वालों की, और लाजमी तौर पे आपकी अच्छी तैयारी इससे नेट की भी हो जाएगी, और एमए फिलॉसफी में अगर लॉजिक आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वो भी आपको उसका ग्राउंड भी बन जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन का लॉजिक पढ़ के नहीं जाते, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के लॉजिक ले रखा है उनको भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो विद दिस आई थिंक आई एंड अप दिस today's chapter. So see you soon in the next video, in next class. Thank you.